हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभी नवराज आपके लिए डिस्कशन वीडियो लेकर आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फॉर एपीएफसी। यूपीएससी ईपीएफओ के अंतर्गत ये एपीएफसी का एक एग्जाम होता है और ये एग्जाम बहुत दिन से हुआ नहीं है। मच अवेटेड है इसके नोटिफिकेशंस और इसको लेकर हमारे तरफ से कोर्स भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बारे में विशेष जानकारी के लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या studiiq.com इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो ये डिस्कशन का पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में ऑलरेडी हम लोग 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 81 से 120 तक। और इसमें जो जनरल स्टडीज के पोर्शंस होते हैं हम उनको डिटेल्ड वे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 ये कंप्यूटर से पूछा गया सवाल है। LAN लैन, WAN वैन और MAN मैन ये कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं। AN मतलब हो गया एरिया नेटवर्क के लिए होता है, अलग अलग एरियाओं में ये यूज किए जाते हैं। तो इनके जो पहले अल्फाबेट हैं, जैसे लैन में L, वैन में W और मैन में M, तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि आपको फुल फॉर्म बताना है कि लैन का फुल फॉर्म क्या हुआ। तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, तो एल से हो गया लोकल। वैन डब्ल्यू से होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये डब्ल्यू से वाइड हो गया। और एम जो है मैन में, इसका होता है मेट्रोपॉलिटन। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, लोकल वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन हो गया वाइड एरिया नेटवर्क। अब इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल ऐसे काम आता है। मैन मेट्रोपॉलिटन समझ आ रहा है कि ये थोड़ा ब्रॉड एरिया है, वास्ट एरिया है, लार्जर एरिया जो है लैंड से कवर करता है। और वैन जो है ये वाइड एरिया हो गया, ये और कहेंगे कि एक्सटेंसिव होता है और ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझने वाली ये बात है कि क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होना है, बट आपको एक बेसिक आइडिया लग गया कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो न्यूज में रहते हैं, उनको आपको बहुत डिटेल्ड में समझना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं एपीएफसी के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 82 ये मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसमें हम देखते हैं कि जो उसका विड्थ है उससे उसका लेंथ डबल है, यानी अगर विड्थ उसका x है तो लेंथ उसका 2x हो गया। अगर 360 मीटर जो है फेंसिंग है इंक्लूडिंग गेट, जो कि पूर्ण रूप से कवर कर ले गार्डन को, यानी ये क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। तो गार्डन का लेंथ पूछा जा रहा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। तो 2 हो गया और 2x प्लस x, यानी कि 2 इंटू 3x सिंपली। तो 6x किसके बराबर है, 360 के। तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पे 60 और लेंथ कितना है, 2x है। तो 2 इंटू 60 यानी कि 120 मीटर जो है ये उसका लेंथ हो गया। तो 82 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। बेसिक मैथ्स है, वैसे इसमें कुछ ऐसे कैलकुलेटिव बढ़िया ढंग के मैथ्स भी पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 83 वापिस से कंप्यूटर से एक सवाल है। 2016 में सब ये सवाल पूछा गया, तो ये इतना पॉपुलर टर्म नहीं रहा होगा क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, लेकिन आज ये हर जगह यूज हो रहा है। आप जान रहे हैं कि इसके मल्टीपर्पस यूजेज हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का मतलब पूछा गया है, यानी कि एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर, इंफ्रा और प्लेटफॉर्म जस्ट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशंस या यूजर। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये हर जगह यूज हो रहा है। इसके यूजेज हैं, यूटिलिटी जो है बढ़ गई है, खासकर स्टोरेज वगैरह में, ड्राइव में यूज किया जा रहा है। बहुत सारे एप्स वगैरह डेवलप किए गए हैं इसके अराउंड। एस होता है जैसे सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज। तो इस तरीके से बहुत तरीके का यूज है इसमें, इंटरफेस अलग अलग तरीके से हैं। ऐसे सवाल से आपको ये सीख लेनी है कि आपको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, ये सब जो चीजें हैं, इनसे बेस्ड नॉलेज जो है ना अपना अपडेट रखना है, ताकि ऐसे सवाल अगर पूछे जाएं तो वहां पर आपको सेकंड थॉट ना आए। तो 83 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक्सप्लेनेशन देख लें। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली डेटा स्टोरेज एंड कंप्यूटिंग पावर, विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूजर।
लार्ज क्लाउड्स ऑफन हैव फंक्शंस डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल लोकेशंस, और हर एक लोकेशन जो होता है उसके मतलब वो एक डेटा सेंटर की तरह काम करता है। और अभी जो है क्लाउड कंप्यूटिंग मोबाइल नेटवर्क्स में यूज हो रहा है, एप्लीकेशंस में, डेटाबेस में, हाइब्रिड क्लाउड्स, ये टर्म नया आया है, आप कई बार सुने भी होंगे, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, यानी दोनों का जो मिक्स हो गया इस तरीके से, सर्वर बनाने में, स्टोरेज में यूज होता है, और कई तरीके के यूटिलिटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 84, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर सवाल पूछा गया, 3 स्टेटमेंट्स के आधार पर आपको सही जवाब बताना है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज द टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग मटेरियल्स एंड डिवाइसेज एटम बाय एटम। क्या ये बात सही है? सोचना है, नैनो का मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 9 -9, ठीक है। अगर इतने छोटे स्केल पर हम जाकर किसी भी तरीके का कोई चेंज करें, कोई चीज क्रिएट करें, वो टेक्नोलॉजी उस लेवल पर जो काम करती है वो नैनो टेक्नोलॉजी करती है। और यहाँ पर इसके बहुत सारे अलग अलग फायदे हैं, जैसे कि वहां पर हम स्पेस का सही यूज कर पाते हैं। दूसरी ये बात है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं मेटल्स के, नॉन मेटल्स के, जो कि मैक्रो फॉर्म में अलग होता है और नैनो लेवल पर जाने पर उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, और कई तरीके के चीजों को हम यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाया जा सकता है, मेडिकल साइंस हो या स्पोर्ट्स हो या फिर कोई डिलीवरी हो, यहाँ पर किसी चीज की ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स यूटिलाइजेशन में, हर तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में, और बहुत तरीके के यूजेज हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज एट नैनो स्केल, ये तो अभी हमने बात किया। और तीसरा स्टेटमेंट है कि केमिकल प्रॉपर्टी चेंज एट नैनो स्केल, ये भी होता है। दिए गए तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, तो 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, जो एक फिजिक्स से रिलेटेड व्यक्ति हैं, फिजिस्ट हैं, रिचर्ड फेनमैन। रिचर्ड फेनमैन जो है ये कहे जाते हैं कि फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जो है ये स्टडी है और एप्लीकेशन ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल थिंग्स एंड कैन बी यूज्ड अक्रॉस ऑल द अदर साइंस फील्ड्स, जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग। और जो 21st सेंचुरी है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी के इतने एवेन्यू हैं जो कि सोचा भी नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, CERN के बारे में पूछा जा रहा है, CERN, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है जो कि यूज किया जाता है CERN ऑब्जर्वेटरी में, तो जो कि मदद मिलती है उसे पार्टिकल को एक्सेलरेट करने में, तो पार्टिकल एक्सेलरेटर है, तो ये कहां पर लोकेटेड है, किन देशों के बॉर्डर पर ये लोकेटेड है? क्या आप CERN का फुल फॉर्म जानते हैं? तो ये यूरोपियन एक्रोनिम है, बट इसका सीधा मतलब अगर जानना चाहें तो होता है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, पॉपुलरली CERN के नाम से जानते हैं। और ये यूरोपियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट करती है लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड। इसको 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, और ये कहां पर है, तो सब अर्बन एरिया जो है जेनेवा का, मतलब कि फ्रांस और स्विस बॉर्डर पर है, और इसमें टोटल 23 मेंबर स्टेट्स हैं। क्या अब आप इसका सही जवाब दे पाएंगे? जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बट हैपेंस ओनली इन वन डायरेक्शन एट अ टाइम, इसको क्या कहते हैं? डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा साइंस वगैरह के अपडेट्स रखते हैं तो इन चीजों का आप आसानी से जवाब दे पाएंगे, एल्स आपको इसमें समस्या हो सकती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। जरा समझते हैं। तो जो ट्रांसमिशन का मोड होता है एक कहलाता है सिंपल मोड, एक होता है हाफ डुप्लेक्स मोड और एक होता है फुल डुप्लेक्स मोड। तो जो सिंप्लेक्स मोड होता है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वन वे होता है, ठीक है। जैसे कि कीबोर्ड एंड ट्रांजिशनल मॉनिटर, यहाँ हम इंफॉर्मेशन कीबोर्ड पर टाइप कर रहे हैं और वहां जा रहा है, उधर से कुछ इधर नहीं आ रहा है। जो ये कीबोर्ड और माउस है कैन ओनली इंट्रोड्यूस इनपुट, मॉनिटर कैन ओनली गिव आउटपुट, ठीक है, समझ रहे हैं।
जो हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, यहां पर हम देखते हैं कि हर एक जो स्टेशन होता है वो ट्रांसमिट कर सकता है, कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, लेकिन एक टाइम में एक ही तरफ से काम होता है। जैसे कि वॉकी टॉकी, जिसमें मैसेज जो है दोनों तरफ से भेजा जाता है, लेकिन एक टाइम पर एक ही तरफ से मैसेज आएगा, तो ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। और फुल डुप्लेक्स हो गया, यानी कि बोथ स्टेशंस जो है ट्रांसमिट और रिसीव कर सकती हैं साइमल्टेनियसली। इसके एग्जांपल्स क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहे हैं? जरा सोच के आप मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं, जहां पर कहा जा रहा है अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर या असेंबलर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में जिसको ओएस कहते हैं। ठीक है, अब विंडोज का अपना है, आईओएस अलग हो गया। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, और प्रोवाइड करता है कॉमन सर्विस फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये कई तरीके के डिवाइसेज में पाए जाते हैं, और मतलब यहां पर देखते हैं कि जहां पर भी ये हम यूज कर रहे हैं, आज एंड्रॉयड हो गया या लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, सेलुलर फोन्स, वीडियो गेम्स, वेब सर्वर, सुपर कंप्यूटर, हर जगह इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की यूटिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 88, एसएमपीएस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ठीक है, देख लेंगे इसका क्या सही आंसर होता है। वैसे यहां देखिए, ये डब्बा आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने सीपीयू यूज किया है, उसमें जो पावर सिस्टम होता है जहां पर हम पावर प्लग करते हैं, वो वाला कैबिनेट जो होता है एसएमपीएस कहलाता है। एसएमपीएस का मतलब होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहां से जवाब तो हमें मिल गया कि स्विच मोड पावर सप्लाई, यानी कि 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। ओके, तो इट्स जॉब इज टू कन्वर्ट द वॉल वोल्टेज एसी पावर टू लोअर वोल्टेज डीसी पावर, यानी एसएमपीएस क्या कर रहा है, स्विच कर रहा है एसी को डीसी में। जो टर्म एसएमपीएस है ये डिफाइन किया जाता है एज व्हेन द पावर सप्लाई इज इन्वॉल्व विथ स्विचिंग रेगुलेटर टू चेंज द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म विच रिक्वायर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और इसको कहते हैं एसएमपीएस। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, बहुत आसान सवाल है कि यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है। आज हर जगह यूएसबी का यूटिलिटी हो रहा है, और बहुत समय से हो रहा है, खासकर पेन ड्राइव्स वगैरह में, या फिर जो ये कंप्यूटर लैपटॉप में जो कुछ भी हम एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करते हैं, तो उसमें यूएसबी, सी टाइप, पी टाइप काफी कॉमनली यूज टर्म्स है। यहाँ यूएसबी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ये है यूनिवर्सल सीरियल बस। 89 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पर चलते हैं। यहां पर कहा जा रहा है इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ 6 प्लेयर्स विल प्ले विथ एवरी अदर प्लेयर एक्जैक्टली वंस, यानी एक बार कम। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट कैन बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। ओके, तो 6 प्लेयर हैं। अब ये जो अब ऐसे लाइन में हम खड़ा अगर करा दें 1 2 3 4 5 6, तो अगर ये व्यक्ति है ये कितने के साथ खेलेगा, ये 5 के साथ खेलेगा। अब ये इस वाले व्यक्ति की अगर बात करें तो ये क्या है कि इसके साथ तो खेल चुका ऑलरेडी ना, तो अब इन चारों के साथ तो ये ऐसे होगा 5 + 4 + 3 + 2, ठीक है, +1। ओके, तो कितना हो गया, 5 + 4 9, 3 12 2 14 1 15। तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ध्यान दीजिएगा, ये अमेंडमेंट के पहले का सवाल पूछा जा रहा है, जो प्रोवाइड करता है कितने महीने का या कितने वीक्स का वेज ड्यूरिंग मैटरनिटी पीरियड, 11 हफ्ते, 12, 13 या 14। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी। हालांकि आपके लिए जरूरी है जानना, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017, यहां पर 26 वीक बढ़ा के कर दिया गया 12 वीक्स को। ओके, तो ये देखिए 2017 का है, लेकिन इस सवाल तो 2016 में पूछा गया है। 6 ये लेनी है कि आपसे वैसे सवाल पूछे जा सकते हैं जो कि पेंडिंग है पार्लियामेंट के सामने, जिस पर अभी कानून बनना बाकी है या जस्ट बना है, तो ऐसे सवाल एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 92, यहां पर कुछ
आपके सामने मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि इसमें से किससे किससे सोशल सिक्योरिटी मिलती है। इनकम टैक्स, ईपीएफ, जनरल सेल्स टैक्स, एलआईसी, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम और पोस्टल प्रोविडेंट फंड। अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इनकम टैक्स क्या किसी तरीके का सोशल सिक्योरिटी देता है? बिल्कुल नहीं देता, तो इसको तो पहले हटा दीजिए। अब ईपीएफ, हाँ ये देता है, प्रोविडेंट फंड है एम्प्लॉय के लिए, उनको काम आएगा। एनपीएस है, पेंशन व्यक्ति जो रिटायर हो जाता है उसके लिए, ये भी प्रोविडेंट फंड है, कंटिजेंसी इमरजेंसी में काम आएगा। एलआईसी भी काम आता है। तो इन चीजों पर तो आपको समझ आ रहा है कि 2, 4, 5 और 6 तो होना ही चाहिए। और ये जनरल सेल्स टैक्स, ये तो टैक्सेशन है, इसका कोई रोल नहीं है सोशल सिक्योरिटी में। तो जवाब होना चाहिए जिसमें 2 हो, 4 हो, 5 हो और 6, यानी करेक्ट आंसर हो गया 92 का ऑप्शन नंबर सी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब है एक ऐसा प्रोटेक्शन जो कि एक सोसाइटी प्रोवाइड करती है किसी इंडिविजुअल को या हाउस होल्ड को टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड टू गारंटी इनकम सिक्योरिटी, particularly in case of old age, unemployment, sickness, invalidity, work injury, maternity और loss of breadwinner। तो देखिए ऐसे सर्कमस्टांसेज में अगर कोई हेड ऑफ फैमिली है और आकस्मिक उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन पर जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो एकदम से रोड पर ना आ जाए, टेक्निकली वर्ड में ये यूज कर रहा हूं, ठीक है। और ऐसे सर्कमस्टांसेज में अगर सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर हमें चाइल्ड लेबर जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं या एक्सप्लॉइटेशन होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो कई जगहों पर लोगों को गलत तरीके के पैसे में भी ढकेल दिया जाता है या वो कंपेल होते हैं ऐसे जगहों पर आने के लिए। तो इन चीजों से बचने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन और सोशल सिक्योरिटी का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 93 मैथ्स का सवाल है। A man buys apple at a certain price per dozen। दर्जन के हिसाब से कोई व्यक्ति सेव खरीदता है और बेचता है them at 8 times that price per 100। ओके, what percentage does he gain or lose? चलिए सिंपल सा सवाल है कि मान लेते हैं कि वो एक दर्जन जो है वो 12 रुपए में खरीदता है, यानी 1 रुपए का एक सेव खरीदता है, ठीक है। तो 100 सेव खरीदने में उसे कितने रुपए लगे होंगे, आपको ये सोचना है। 100 रुपए लग गए। अब वो व्यक्ति कितने में बेच रहा है, तो जितने में खरीदता है एक दर्जन उसके 8 गुना, यानी 12 गुने 8 कितना हो गया, 96। तो 100 रुपए खरीदने में लगे और 96 में बेच रहा है। तो पहले गेन हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ तो प्रॉफिट वाला हटा दीजिए। और कितना लॉस हुआ, तो 4/100 गुने 100, यानी 4% का लॉस हो रहा है। सिंपली आप कैलकुलेट कर लिए मौखिक। क्वेश्चन नंबर 94, यहां पर आपको ये देखना है ये जो टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम इंटरवल इज द फॉर व्हिच टाइम इंटरवल इज द परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन द सेम फॉर फॉलोइंग डेटा। कि किन 2 वर्षों में हम देखें कि पॉपुलेशन जैसे 40,000 से बढ़ के 50,000 हो गया तो यहाँ 25% की वृद्धि हुई। 50,000 से 60,000 हो गया तो यहाँ कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 20% की वृद्धि हो रही है। अब 60 से जो है 72 हो गया तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो यहाँ पे 20% की। और 72 से 80 हुआ तो 10%। ओके, सॉरी 11 पूल 1/9% ऐसा। अब आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। सोचिए, जिसमें आपको 2 में 20% नजर आ रहा है वही सही जवाब होगा। तो किस किस ईयर में है, तो ये वाला 80 और 90 वाले के बीच में। तो सही जवाब हो गया कि 80-90 के बीच में और 90 और 2000 के बीच में, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 95, 4 क्वांटिटीज आर सच दैट देयर अर्थमेटिक मीन यानी AM इज सेम एज अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 3 क्वांटिटी। यानी कि पहले 3 है, मान लीजिए कि x है, उसके बाद x+2 हो और x+4, कुछ भी ऐसा हो सकता है। अब इनका जो अर्थमेटिक मीन है उस 4th को अगर ऐड कर देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4th जो क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, तो एवरेज का मतलब, एवरेज का सवाल है। मान लीजिए कि 3 संख्या है, ठीक है, तीनों का जो एवरेज आ रहा है वो x आ रहा, ठीक है, x आ रहा है।
तो इसमें क्या ऐड कर दें कि चेंज नहीं होगा, तो इसमें x ही अगर ऐड कर देते हैं तो 3x प्लस x हो जाएगा। अब नीचे 4 हो गया तो 4x बाई 4 कट के एवरेज हमारा सेम रह जाएगा x, यानी कि जो अर्थमेटिक मीन है उतना ही फोर्थ वाले का वैल्यू है। तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, 95 का सही जवाब ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96, कि इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज ग्रेटर देन द सम ऑफ नंबर्स देन, तो वहां क्या होगा, बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव, या एग्जैक्टली वन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव, या एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर इज नेगेटिव। आपको सोच के बताना है कि जो उनका डिफरेंस है दो नंबर का वो ग्रेटर है उनके सम से। तो यहां पर जब हम समझेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कि एटलीस्ट वन ऑफ द नंबर्स इज निगेटिव। दोनों नंबर निगेटिव हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक नंबर अगर निगेटिव है ये तब सर्कमस्टांस हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक नंबर 2 है और दूसरा नंबर जो है -2 है, तो इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा 0, 2 प्लस -2 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका डिफरेंस कितना होगा, 2 माइनस -2 कितना हो गया, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। यानी एटलीस्ट एक नंबर जो है वो तो माइनस होना ही पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। दोनों निगेटिव हो तभी सही है, लेकिन 96 का यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि अ पैलिंड्रोम इज अ नंबर which reads the same from left as well as from right. For example 23732, ठीक है 237। अब यहां पहले नंबर पर देखेंगे तो 2 है, इधर से भी दूसरे पर 3 है, और तीसरे नंबर पर किधर से भी गिन रहे हैं तो 7 है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स बिटवीन 10 एंड 1010। अब देखिए जैसे कि 11 हो गया, 11 में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ से 1 यूनिट प्लेस पर है। इसी तरीके से 22 हुआ, 33 हुआ, 44 हुआ, 55 हुआ, 66 हुआ, 77, 88, 99, 101 हुआ, इस तरीके से। यानी हम देख रहे हैं कि ये जो 11 के मल्टीपल्स हैं सारे के सारे, और इनकी टोटल संख्या जो होगी वो होगी पूरे 100। ओके, तो सही जवाब 97 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 यूज्ड। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 160। क्वेश्चन नंबर 99, कंसीडर द सिक्वेंशियल इंटीजर्स 27 से लेके 93 तक, बोथ इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस, यानी 27 और 93 को इंक्लूड करते हुए। तो आपको अर्थमेटिक एवरेज बताना है इन नंबर्स का, तो इसका सही जवाब है 60। क्वेश्चन नंबर 100, अटल पेंशन स्कीम से सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका यह मतलब है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। गवर्नमेंट स्कीम से सवाल पूछे जा रहे हैं। अटल पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ कुछ बातें कही गई हैं कि जो बेनिफिशरीज हैं उनका एज 18 साल से 40 साल के बीच में होना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट है कि बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर ही अटेन्स एज ऑफ 60। क्या ये बात सही है? तीसरा कि आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, जो उस व्यक्ति के स्पाउस हो वो कंटिन्यू करेंगे टू रिसीव द पेंशन। क्या ये बात सही है? और चौथा कि नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी इज परमिटेड, कि इसमें बेनिफिशियरी का ऑप्शन नहीं है, नॉमिनी का ऑप्शन नहीं है। क्या ये बात सही है? देखिए पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। ये समझिए कि उस समय के करेंट अफेयर के बेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन वहां पर नॉमिनी का ऑप्शन था। ये चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101 मैथ्स का क्वेश्चन है कि वर्किंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट। What is the time taken by him to reach the office at his usual speed? तो मान लीजिए कि दूरी x है और उसकी स्पीड जो भी थी वो अपनी स्पीड के 3/4 स्पीड से चल रहा है, तो 20 मिनट लेट से पहुंचता है। ओके, तो उसको कितना समय लगता है? यही समय जो है 3/4 से जब चल रहा है, यानी स्पीड में कमी आ रही है तो टाइम बढ़ जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 60 मिनट। क्वेश्चन नंबर 102, देखिए सोशल सिक्योरिटी से एक सवाल जस्ट आपको नजर आया था 100 नंबर, और फिर 102 पर भी, यानी कितना ज्यादा यहाँ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को टच किया जा रहा है। प्रधानमंत्री
सुरक्षा बीमा योजना से सवाल पूछ लिया गया। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि ये एप्लीकेबल है फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स अप टू द एज ऑफ 60। क्या ये बात सही है? नहीं, इसमें बहुत सारे क्लॉज थे। दूसरा है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कवरेज देता है। जी नहीं, ये एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए है। तीसरा यही स्टेटमेंट है, ये सही है। और चौथा है कि ये जो इंश्योरेंस कवर्स डेथ एंड परमानेंट डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट। ओके, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहां पर ऐसे स्कीम्स को, पुराने स्कीम्स को बहुत ज्यादा चर्चा करने का फायदा है नहीं, बट इसे आपको सीख क्या लेनी है वो आप समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 103, यहां पर मैथ्स का क्वेश्चन है कि ए एंड बी रन 1 किलोमीटर रेस। ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकेंड। अगर ए का स्पीड 8 km/h है तो बी की स्पीड आपको बतानी है। यानी 1000 मीटर का ये रेस है और यहां से बी दौड़ना शुरू कर रहा है, सॉरी यहां से ए दौड़ना शुरू कर रहा है और बी उसे 50 मीटर आगे खड़ा है यहां पे। फिर भी ये जीत जाता है और वो 15 सेकंड पहले यहां पहुंच जाता है डेस्टिनेशन पे। अगर ए की रफ्तार 8 km/h है तो बी की रफ्तार आपको बतानी है। तो आप देख लीजिए कि ये डिस्टेंस हो गया यहां पे, ठीक है। तो इससे स्पीड भी दिया हुआ है, तो टाइम कितना लगा 1 किलोमीटर तय करने में। तो इस टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। इससे ए का आप स्पीड निकाल लेंगे, सॉरी ए का टाइम निकाल लेंगे, उसमें क्या करेंगे कि 15 सेकंड और ऐड कर दीजिए और ये टाइम हो गया। और डिस्टेंस कितना है बी के लिए 950, तो उसे कैलकुलेट कर लें डिवाइड करके, आपको सही जवाब मिल जाएगा कि इसकी रफ्तार 7.4 km/h थी। क्वेश्चन नंबर 104, ये क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या फिर से? नहीं। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बीट बी बाई 40 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर। विथ हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन अ 0.5 km रेस। सीधा मतलब है, आपसे ऐसे कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर का रेस है, तीनों ए बी और सी यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ए जो है बी को बीट कर रहा है 40 मीटर से, यानी ए यहां है तो उस समय बी यहीं पहुंचा है 40 मीटर और सी यहां पर है 50 मीटर, बी से पीछे यहां सी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस ए और सी के बीच में कितना है, 90 मीटर से बीट कर रहा है। लेकिन अब रेस अगर 500 मीटर का ही कर दिया जाए तब सी को ए कितने मीटर से बीट करेगा? ओके, यहां पे कैलकुलेशन आप करके देख लें। सही जवाब होगा 44 मीटर, क्योंकि 45वें मीटर में तो वो पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये सही जवाब इसका 104 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 105, इन एन ऑफिस 40% ऑफ एम्प्लॉइज आर मेन एंड रेस्ट आर वीमेन। यानी कि 60-40 का रेशियो है वीमेन और मेन में। हाफ ऑफ एम्प्लॉइज आर टॉल एंड हाफ शॉर्ट। तो देखिए यहाँ पे 40%, मान लेते हैं कि नंबर जो है वो x है, आसानी होगा। तो 40x जो है, या ऐसे कह लें कि 40x यहाँ पे मेन है और 60x जो है यहाँ पे वीमेन है। अब आसान हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर 100x हमारे पास टोटल संख्या है और इसका आधा हो गया 50x। जो 50x हो गया ये वो नंबर है जो टॉल है या शॉर्ट है, 50-50x हो गया। अब इसके बाद कहा गया कि 10% जो एम्प्लॉइज हैं जो मेन है शॉर्ट है, यानी आपके पास मेन का संख्या 40x है, इसके 10% कितने हो गए, 4x हो गए, यानी 36x जो मेन है वो टॉल है। ये आप समझ गए। तो नंबर ऑफ टॉल मेन कितने हैं? अगर 40 यहाँ फिगर दिया गया आपको बताने के लिए कि 40 एम्प्लॉइज आर वीमेन एंड टॉल, तो अब टोटल 50 हैं। आप 50x यहाँ पर, इसके हिसाब से आप समझ गए। तो अब आपके लिए कैलकुलेट करना आसान है। आप इसके बेसिस पर कि 40 महिलाएं जो हैं ये ट्रॉल हैं, तो कितनी महिलाएं शॉर्ट हैं, इस पर कैलकुलेशन आप करके देखें। सही जवाब हो जाएगा कि 60 ऐसे मेंबर्स हैं जो कि टॉल मेन आएंगे। गांधी इरविन पैक्ट पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या एस्पेक्ट से गांधी इरविन पैक्ट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हिस्टोरिक है, आप सभी इसके बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट्स देकर आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया है। पहला, सस्पेंशन ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। दूसरा है टू टेक पार्ट इन देन फोर्थ कमिंग सिमला कॉन्फ्रेंस। तीसरा, पे टैक्सेज फॉर द पीरियड ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और चौथा है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करना।
कौन कौन इसमें सही है आपको चुन के बताना है। तो इसमें केवल पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। यहां पर देखिए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये अग्री की थी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा कि आईएनसी वुड स्टॉप सीडीएम, withdrawal of all ordinances that curbs the activities of Congress, विथड्रॉ कर लिया गया ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशंस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग इन वायलेंट क्राइम्स। और यही वजह है कि उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को नहीं छुड़ाया जा सका। रिलीज ऑफ दोज हु वेयर अरेस्टेड फॉर टेकिंग पार्ट इन सीडीएम, और सॉल्ट के ऊपर टैक्स रिमूव करने की बात की गई। और रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से रहे कि आईएनसी पार्टिसिपेट की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट जो ब्रिटिश इंडिया की थी वो अग्री हुई कि वो सारे ऑर्डिनेंस विथड्रॉ करेगी। जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो कि वायलेंस में नहीं इन्वॉल्व थे उनको रिलीज किया गया। अग्री किया गया टू अलाउ पीसफुल पिकेटिंग ऑफ लिकर एंड फॉरेन क्लॉथ्स। तो ये सब कुछ एक उसके रिजल्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107। Which of the following is not an absolute measure of dispersion? Range, mean deviation, quartile deviation और coefficient of variation। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे कुछ एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं और ऐसे सवालों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 108 मैथ्स का क्वेश्चन है कि एक मतलब कि शॉप ऑनर है, यहाँ पर देखा जाता है कि वो दो तरीके के मिक्स कर रहा है राइस को, ठीक है। मिक्स 25 kg ऑफ राइस वर्थ 32 रुपी पर केजी, और 20 kg राइस है जिसका प्राइस 35 रुपी पर केजी है। और जो मिक्स्ड राइस है उसको 15% प्रॉफिट पर बेचता है। तो सेलिंग प्राइस क्या है? ओके, तो प्राइस कैलकुलेट करना आसान है। 25 को 32 से गुना कर दीजिए, 20 को 35 से, सम निकाल लीजिए, उसको उसमें 15% ऐड कर दीजिए और बाकी जितना वजन हो रहा है 45 से डिवाइड कर दीजिए, आपको सही जवाब मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी 38.33। क्वेश्चन नंबर 109 ये एक लंबा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात की गई है कि जो एक ओरिजिनल ले है ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट एबीसीडी ऑन ओपन ग्राउंड इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग अलोंग एबी और 60 मीटर वाइड है अलोंग बीसी। कंक्रीट पाथवे जो है वो इंटेंड किया जा रहा है कि उसमें लगाया जाए इनसाइड द प्लॉट, ठीक है, चारों तरफ से। और जो पाथवे बने अलोंग बीसी एंड डीए आर ईच 4 मीटर वाइड, इस तरीके से हो गया। और जो पाथवे है अलोंग एबी एंड डीसी विल म्यूचुअली बी इक्वल width such that the unconcreted internal plot will measure 3/4 of original area, ठीक है। अब इसके आधार पर आपको बताना है कि क्या विड्थ होगा, यानी कि आपको पहले टोटल एरिया निकाल लेना है। कितना होगा? तो 80 × 60 यानी कि 4800 मीटर स्क्वायर। अब इसमें तो आप देख रहे हैं कि ये वाला और ये वाला ऐसे हो गया, यानी कि 4 मीटर कहा जा रहा है। तो अगर इसमें आप 4 ऐड कर लें इस वाले में, तो 80 × 4 का एरिया निकाल लें और इसमें 4 घटा दें, ये जो ब्रिड्थ है, तो 56 × 4 ये दोनों एरिया निकाल लें। जितना एरिया आता है इसका क्या करना है, आपको 2/3 कर देना है। 2/3 ओरिजिनल बचना चाहिए, यानी कि 3200 बचना चाहिए। उसमें इसको लेस कर लें और बाद में आपको विड्थ का पता चल जाएगा कि विड्थ कितना होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 110 ये डिनर पार्टी की बात की जा रही है कि एट अ डिनर पार्टी ईच 2 गेस्ट यूज्ड अ बॉल ऑफ राइस बिटवीन देम, every 3 guests used a ball of dal among them और every 4 guests used a ball of curd among them। यानी 2 गेस्ट हैं, चावल का जो बॉल है वो शेयर कर रहे हैं, 3 व्यक्ति मिलके दाल का बॉल शेयर कर रहे हैं और 4 व्यक्ति मिलके दही का बॉल शेयर कर रहे हैं। तो अगर टोटल के टोटल 65 बॉल हैं तो नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं? इसका सही जवाब है कि 60 गेस्ट हैं और इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। क्वेश्चन नंबर 111 सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट टू पर्सन्स फेस्ड विथ सिकनेस एंड डिसेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रॉप फेल्यूर, लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर। क्या सही होगा? जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, सोशल सिक्योरिटी का एक्सप्लेनेशन भी। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 112 कि 5 मेन और 9 वीमेन मिलके किसी काम को 19 दिन में पूरा करते हैं, 3 मेन और 6 वीमेन मिलके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है,
ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि अधूरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए था आंसर तक पहुंचने के लिए वो नहीं दिया गया है, आंसर इसका नहीं निकल सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड बाय 50 सेंटीमीटर, तो उसके एरिया पर क्या असर पड़ेगा, एरिया में कितनी कमी आएगी, तो एरिया 75% कम आ जाएगा। मान लीजिए कि रेडियस 7 है तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 22 इंटू 7 ऐसे हो जाएगा 154। ओके, अब आपसे कहा गया कि रेडियस जो है नया 3.5 हो गया, तो 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10 यही होगा ना। ये 7 5 जा, ये 2 11 हो गया यहाँ पे। अब आप देखिए कि ये कितना हो गया 38.5। 38.5 जो है 154 का कितना परसेंट है, तो 25% है, यानी 75% की कमी आ गई। क्वेश्चन 114, ये एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट्स देकर आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि फैक्ट्रीज आर एस्टेब्लिशमेंट्स जहां पर कि 10 या उससे ज्यादा एम्प्लॉय है। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि प्रोविजन ऑफ कंप्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज, ये भी था उसमें। प्रोविजन ऑफ कैश बेनिफिट ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी, बिल्कुल। और मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट, चारों की चारों बात बिल्कुल सही है। तो 114 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 115, वापिस एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम से सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। देख रहे हैं कितने सारे सोशल सिक्योरिटी और गवर्नमेंट स्कीम से सवाल आ रहे हैं। क्या ये एज ग्रुप जो भी 18 से अबव है उनके लिए है, क्या ये बात सही है, या 18 से 40, 18 से 60 या ऑल, यहां पर ऐसा पूछा गया। ये प्रीवियस करेंट्स पर बेस्ड है, आप समझ पा रहे हैं। इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी 2 and 4 ओनली। ऐसे सवालों के लिए आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पर पूरा डिटेल है कि 18 से 50 एज होना चाहिए, 330 रुपए पर एनम प्रीमियम होता है 1 इंस्टॉलमेंट में, और पेमेंट ऑफ प्रीमियम जो होता है डायरेक्टली जो है अकाउंट से कट जाता है। 2 लाख का इसमें डेथ के लिए रिस्क कवरेज है, टर्म ऑफ रिस्क बताया गया है। ये सब कुछ यहाँ गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन 116 मैथ का सवाल है कि इन एन एग्जामिनेशन पेपर जहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो है 500 है, ए को 10% मार्क्स कम मिलते हैं बी से, और बी को 25% मार्क्स कम मिलते हैं सी से, सी को 20% मार्क्स कम मिलते हैं डी से, और अगर ए को 360 मार्क्स मिले हैं तो डी को कितना मिला। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि ए को 360 मार्क्स मिला है और वो बी से 10% कम है, 10% लेस देन बी, तो ये 90% ही हुआ ना। 90% ऑफ बी है 360, तो बी को कितना स्कोर आया आप कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, ये हो गए 400 मार्क्स। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी, यानी कि सी के मार्क्स जितने आए उसका 125% जो है ऑफ सी वो 400 मार्क्स है। अब आसानी से आप बता पाएंगे कि सी को कितने मार्क्स है यहाँ पे, तो 400 इंटू 100 बाई 125, चलिए 25 से काट दे तो 4 और 5, ये 320 मार्क्स आ गए सी को। और कहा जा रहा है कि सी गॉट 20% मार्क्स लेस देन डी, तो 80% जो है डी का वो किसके बराबर है, तो 320 के, तो डी को कितने आए 400 मार्क्स आ गए। ओके, अब कहा जा रहा है कि कितना परसेंट आया आपको बताना है, तो 400 मार्क्स 500 का कितना है 80% है, सिंपली बता सकते थे। क्वेश्चन नंबर 117 से 20 तक इस तरीके से पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 इस तरीके से दिए गए हैं कि आपको एनालाइज करना है, सोचना है, और इस आधार पे सोचना है कि क्या ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और क्या दो जो है पहले को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। असरसर रीजनिंग वाला क्वेश्चन 117 नंबर कि द इफेक्ट्स ऑफ एन इनकम टैक्स ऑन कंजम्पशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर माइक्रो इफेक्ट्स, क्या ये बात सही है, सोच के आपको बताना है। और दूसरा कि इनकम टैक्स एक एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्स का, कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत। तो देखिए इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, इसमें कोई शक नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी होता है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, बट यहां पर दोनों में कोई रिलेशन नहीं है इस बात का, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 118 स्टेटमेंट 1 है कि ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज टेक प्लेस ऑन अकाउंट ऑफ डिफरेंस इन कॉस्ट, और दूसरा स्टेटमेंट है कि डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट फैक्टर्स इंडोमेंट।
ये बिल्कुल सही बात है और अलग अलग फैक्टर्स इंडोमेंट होते हैं, इसके वजह से ही जो यहाँ पर देखने को हमें डिफरेंस मिलता है कॉस्ट में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक्सप्लेनेशन सही है। क्वेश्चन 119 कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मे अफेक्ट अ कंट्रीज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये तो सोचने वाली बात है। अगर यहाँ निवेश आएगा तो उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट आपको नजर आता है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में कॉज एप्रिसिएशन ऑफ लोकल करेंसी लीडिंग टू अ राइज इन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट कमोडिटी। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जब इनफ्लो हो रहा है तो हम क्या देखेंगे कि हमारे यहाँ डॉलर ज्यादा हो जाएगा, यानी डॉलर सस्ता हो गया, हमारा रुपया जो है महंगा होता हुआ नजर आएगा और यहाँ एक्सपोर्ट पर उसका असर पड़ेगा। करेक्ट आंसर ए हो गया, यानी कि दोनों के बीच में कनेक्शन है। और आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 120 कि स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी। क्या ये बात सही है? सोचिए। और दूसरा स्टेटमेंट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमिनेंट पर्सन्स फ्रॉम इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये सारे मेंबर्स होते हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है वही सही नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट ही गलत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हमने टोटल 120 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो आप पेहीचक इन नंबर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।